नाज़रीन, इस वक्त हम दलिना के नॉर्थ कैंपस में मौजूद है, जहां पर मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने पहले ही वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कराए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है DPAP के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम अब्बास रिजवी साहब। इनसे हम जानेंगे उन्होंने आज अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कराए हैं, इस हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कराए हैं, इस हवाले से बताइए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो आज का दिन है, मैं यही कहूँ, जाउल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। और हक आ गया और जो जुल्म ज़्यादती थी वो चला गया। और खुदावंद करीम इरशाद फरमाते हैं, बेशक जुल्म जो होता है मिट जाता है और हक का बोलबाला होता है। और मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के कि उन्होंने पहले ही मेरे कंधों पे एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी। मैं एज स्टेट सेक्रेटरी हूँ पार्टी का, और आज उन्होंने मुझे वागुरा क्रीरी के लिए अपना एक कैंडिडेट मुंतखब किया है। दरअसल जो मेरा मुकाबला होगा वह उनके साथ मुकाबला होगा कि जिन्होंने आज तक इस कश्मीर में लाखों जवानों को दफनाया है, और मेरी जंग उनके ख़िलाफ़ होगी कि जिन्होंने एक जवान के हुकूक पामाल किए हैं। मेरी जंग उनके ख़िलाफ़ होगी कि जिन्होंने यहाँ के जवानों के लिए पैसे लाया है। मेरी जंग उनके ख़िलाफ़ होगी कि जिन्होंने यहाँ टास्क फोर्स लाई है। मेरी जंग उनके ख़िलाफ़ होगी कि जिन्होंने पिछले 70 साल में अपने घर और अपने रिश्तेदारों को बसाया, बल्कि यहाँ का एक गरीब जिसके पास अभी तक भी बहुत ऐसी तादाद हैं कि BPL राशन कार्ड नहीं है। मेरी जंग उनके ख़िलाफ़ होगी कि जिन्होंने आज तक यहाँ के माँओं को तरसाया है। मेरी जंग उनके ख़िलाफ़ होगी कि जिन्होंने हमारी बहनों के यहाँ के हुकूक जो उनके थे और वो छीन लिया है। और मैं ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि अफजल गोरू या मकबूल भट्ट जो उनको फांसी दी गई है, उसमें NC और कांग्रेस का हाथ रहा है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि DPAP के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, 2.5 साल का जो इक़्तिदार उनका रहा है, और अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर में देख लें तो हर जगह, हर पहाड़ी, हर गांव, हर शहर इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि चाहे वो मेडिकल कॉलेज, चाहे वो स्कूल, चाहे वो दूसरे लिहाज से जो डेवलपमेंट हुई है वो उसके 2.5 साल दौर में हुआ है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हमें बदलाव लाना है, अगर हमें जवानों को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, तो हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब पर भरोसा और उनको एतमाद देना ज़रूरी होगा। दूसरी बात यह है कि मेरा जो एक मंशूर है, वो मंशूर ये है कि मेरी गुजारिश ये रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। और असम्बली में हम ज़रूर इस पे बात करेंगे कि जितने भी यहाँ जवान बाहर के मुख्तलिफ़ कैद खानों में पाबंद सलासल है कि उनको या तो रिहा किया जाए, या जिनके ऊपर संगीन केस है उनको कश्मीर के मुकामी जेल खानों में शिफ्ट किया जाए ताकि उनके अजीज़ रिश्तेदार उनको मिल सकें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो जमात इस्लामी के ऊपर बैन है उस बैन को जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि जमात इस्लामी 1970 से लेके इस जमहूरी काम में हमेशा पेश रहे। उन्होंने हमेशा इलेक्शन में हिस्सा लिया है, और उनके जो बहुत सारे स्कूल है
उन पे भी पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए कि उनके स्कूलों में ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका रोज़गार एक दफ़ा फिर कायम दायम रहे। जब अफजल गुरु को फांसी दी गई है तो उस वक्त उसमें कांग्रेस और एनसी का हाथ है। अगर देखा जाए उस वक्त जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है वो उस वक्त कांग्रेस के साथ ही थे। कांग्रेस के साथ ही रहे हैं वो, लेकिन अथॉरिटी उनके पास कोई ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी कि ताकि वो उस वक्त कोई दखालत कर लेते। वही नुमाइंदगी कर रही थी। तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि उस वक्त भी कांग्रेस में रहे हैं कि जिस वक्त 370 की बात हुई है, और 370 जब टूटा है तो उस वक्त एनसी के 3 पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में मौजूद थे, लेकिन उस वक्त जो गुलाम नबी आज़ाद वाहिद एक लीडर हैं कि जिन्होंने उस वक्त पार्लियामेंट के ऐवानों को हिलाया है, ये वो गुलाम नबी आज़ाद है। आप पहली बार असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो जी। किस तरह से आपकी सरगर्मियाँ अभी जारी है और क्या क्या चैलेंजेस आपको अभी दरपेश है? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आज का यूथ, आज का जवान जाग गया है और जवान समझ चुका है कि एनसी वालों ने आज तक हमारे जो हुकूक थे पामाल किया है, एनसी ने हमारे हुकूक पामाल किए हैं, और अब हर जवान ये चाह रहा है कि कोई न कोई जो भी नया हो और उसी को हम आजमाएंगे। और जो कि मैं यहाँ 3-4 महीने में देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो कि आप ख़ुद अभी देख रहे हैं कि आप इस कैमरे के ज़रिए इसको कैद भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम यकीन से ये कह सकते हैं कि जीत हमारी होगी, जीत एक जवान की होगी, जीत एक बहन की होगी, जीत एक माँ की होगी, जीत एक हमारे बाप की होगी, और जीत एक कश्मीरी जो बेबस है उस बेबस कश्मीरी की जीत होगी। यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज़ एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को झांसा देते हैं 370 और 35A की बहाली का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँ कि आज़मूदा रा आज़मुदन जहलस्त, ये हर कश्मीरी जवान जानता है कि जिसको आज़माया है एक बार फिर अगर उसको आज़माएं वो जहालत है। इंजीनियर रशीद की कल रिहाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो पूरे जवान जानते हैं कि उनकी रिहाई हुई है, क्यों हुई है। आज के बाद 1 महीने के बाद अगर होनी थी तो तब हम कुछ सोचते, पॉजिटिव सोचते, लेकिन आज हुई है, फिर भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन अगर इंजीनियर रशीद की रिहाई हुई है, मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मुख्तलिफ कैद खानों में है उनको भी रिहा किया जाए। वो क्योंकि एक जवान जिसके पीछे कोई नहीं है तो उनकी भी रिहाई होनी चाहिए, ताकि मैं इसको पॉजिटिव नज़र से देखता। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंजीनियर रशीद की रिहाई हुई है, इस हवाले से उनका जब उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने कैंपेन चलाई तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि मुझे वोट दो, मैं अपने बाप को जेल से छुड़ा के लाऊंगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा तो जवानों ने देखा है ना, उस वक़्त अगरचे वो उनका जो फर्जंद है, क्या नाम है उनका, अबरार साहब, उन्होंने कहा कि उस वक्त वो बेचारे आंसू भी रो रहे थे। ठीक है, एक बाप है तो बाप की वजह से उन्होंने इतने आंसू बहाए। तो मेरे नज़र में अगर मैं कैद खाने में होता तो मेरे बेटे का सबसे पहले ये हक़ था कि कश्मीर में जितने भी जवान जेल खानों में उनको रिहा करें, ताकि वो जमहूरी इस मिशन में हिस्सा लेते। जमात इस्लामी तकरीबन 3 दहाइयों के ज़्यादा अरसे के बाद असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? मैं तो यही कहूँ कि अगर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती तो मैं ये कहूँ कि मैं अपने आप को फ़ख्र से नवाजता कि शायद मैं उन्हीं के प्लेटफॉर्म से फिर इलेक्शन लड़ा। मैं अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ, और मैं तो यही कहता हूँ कि जमात इस्लामी 1970 से लेके इस जमहूरी जो हमारा हक़ है इसमें वो हिस्सा लेते रहे। इसी तरीके से जमात इस्लामी को मौका मिलना चाहे कि वो उनके ऊपर जो बैन है वो हटानी चाहे, और वो उसी तरीके से इस मैदान में आए ताकि वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। यहाँ जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ है वो इस चीज़ के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं कि जमात इस्लामी जिस तरह से 30 सालों के बाद अब फिर से इलेक्शन में लड़ रहे हैं। वो जो ये कह रहे हैं जमात इस्लामी के बारे में, वो अगर ऐसी कोई बात का तनकीद कर रहे हैं, मेरे पास ये जवाब है कि मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मुझे कोई अगर कहते कि जमात इस्लामी ने कब हड़ताल की कॉल दी हो। उन्होंने कभी ये जो 30 साल गुजरे हैं कभी हड़ताल की कॉल दी नहीं। अगर हड़ताल की कॉल दी है वो तो हुर्रियत ने दी है, न कि जमात इस्लामी ने। इस्लामी हमेशा वोट डालती रही। जमात इस्लामी के जो लीडरान बंद है, जी, जमात इस्लामी के जो लीडरान बंद
मैं मरकज़ से तो गुजारिश कर रहा हूँ, और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, उनको फौरी आज़ाद करना चाहे और रिहा करना चाहे, ताकि जिस तरीके से मैं इस वक्त इंतखाबी मैदान में खड़ा हूँ और वो भी यहाँ खड़ा होते, और उनको फिलफौर रिहा करना चाहे ताकि वो इंतखाबी मैदान में वो भी आ जाए, और जिस तरीके से 1977 से रहे। अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे तो किस तरह के लोगों के मसाइल है? अगर मैं बताऊं आपको कि मैं सोच रहा था कि तहसील खुई में हमारे मसाइल हैं, मैं तहसील करीरी में गया हूँ, मैं तहसील वागूरा में गया हूँ, मैं तहसील पट्टन गया हूँ कि जो कुछ इलाक़ाजात जिनको वागूरा करीरी के साथ मिला है, हर जगह पे मैं आपको यही बताऊं कि अगर पानी की बात करें अलातश, अगर बिजली की बात करें कि जो पहले 500 को बिल आता था, अब तो मेरे ख्याल में वो 2000 भी क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो हर कोई एक ही बात है, क्योंकि हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बशारत साहब हैं तो वो मिनिस्टर भी रहे, कई मरतबा एमएलए भी रहे, और तो कुछ भी नहीं, और हम कोशिश करेंगे, हम जीत जाएंगे, और हम ऐसी मिसाल कायम करेंगे ताकि कल कश्मीर की तारीख में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख में एक तारीख रकम हो जाएगी। जो आपने इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग के दौरान जो लोगों से वादे किए, क्या आप भी दीगर लीडरान के साथ दीगर लीडरान की तरह वही वादे जो किए गए हैं फिर भूल जाएंगे, लोगों को धोखा देंगे? देखें मैंने क्योंकि ये यहाँ के सियासतदानों का यही तो रहा है, लोगों को वादे किए गए, बाद में उनसे वो देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई ठोकर खाता है ना, जब ठोकर खा के जो दूसरा आदमी उसको देख लेता है, वो उस रास्ते को तर्क करता है, वो वही रास्ता अपनाता है कि जिसमें अच्छाई हो। मैं 5 साल के लिए जब खदमत करूं, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि 5 साल के बाद मेरा वही हशर हो कि जो उनका हशर हो रहा है। लास्ट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूं कि मेरी सपोर्ट करें, मेरे साथ साथ चलें, न कि मेरे पीछे चलें, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे पीछे चले, मैं कहता हूँ मेरे साथ साथ कंधा मिला के मेरे साथ चलें, और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी।